चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर हम बिहार स्टेट स्पेसिफिक बीपीएससी के लिए यूपीपीसीएस के लिए अपनी सीरीज को चला रहे हैं और आज इसी सीरीज में हम लोग स्टडी करेंगे कि बिहार में वनों की क्या स्थिति रहने वाली है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर और आज बीपीएससी को लेकर हम लोग बिहार की फॉरेस्ट रिपोर्ट और यहाँ पे वन स्थिति की और यहाँ पे वनस्पति की क्या स्थिति होती है इसका आज एक ब्रीफ डिस्कशन इस लॉन्ग वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग एक मैपिंग के थ्रू डेवलप करेंगे, इसलिए बिहार के पॉलिटिकल मैप और इसके फिजिकल मैप की स्टडी के साथ यहाँ पे बने रहिएगा, क्योंकि एक माइंड मैपिंग सीरीज के थ्रू हम फ्री हैंड सीरीज में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिहार की वास्तव में वन स्थिति वास्तव में क्या रहने वाली है। और उसके साथ ही जो हमारी वन स्थिति की रिपोर्ट है 2021-22 के अनुसार, उसमें बिहार के वनों का प्रतिशत किस किस भूमि पर किस किस क्षेत्र में कितना कितना मिलता है और कुल राज्य के स्तर पर कितना औसत यहाँ पर निकल के आता है। इस औसत को, इन फिगर्स को जानने से पहले अगर हमको बिहार को समझना है तो फिर से आज इसका पॉलिटिकल मैप अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है बनिस्पत बिहार की भौतिक संरचना की। और अगर हम पॉलिटिकल मैप की बात करते हैं तो हमको कुछ डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। और डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास चंपारण है, किशनगंज है, बांका है और कैमूर है। इसके साथ में हमारे पास रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा है। और ऊपर की ओर हमारे पास पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। ये ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो इस सीरीज में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस सीरीज को आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से फिगर हम लोग के सामने यहाँ पर आ रहे हैं। अगर हम बिहार के प्राकृतिक वनस्पति का विभाजन करते हैं और इसके पॉलिटिकल मैप पर उसकी स्टडी को करके देखते हैं तो बिहार के प्राकृतिक वनस्पति के विभाजन में और राजनीतिक मानचित्र पर उसके जब हम तुलनात्मक इसका अध्ययन करते हैं तो हमको यह पता लगता है कि जो सिंबल्स हमको मिल रहे हैं उसके अनुसार जो ये हमारा प्लेन क्षेत्र है ये वन विहीन विहार है। अब ध्यान रखिए, अगर हम गंगा की बात करते हैं तो गंगा मध्य से बिहार को विभाजित करती है और जब गंगा मध्य से बिहार को विभाजित करती है तो वो उसके उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करती हैं। अब आर्द्र पतझड़ वन, अगर हम इस वाले क्षेत्र को और इस वाले क्षेत्र का कंपैरिजन करते हैं तो हमको मिलता है आर्द्र पतझड़ वन और इसके बाद इस वाले क्षेत्र में हमको मिलते हैं शुष्क पतझड़ वन। अब अगर वन की बात करते हैं तो शुष्क पतझड़ वन में यह वाला जो क्षेत्र है ये तराई का क्षेत्र है और यह वाला जो क्षेत्र है ये बिहार के पठारी भूमि का संकीर्ण पट्टी का क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, यह वाला जो क्षेत्र है ये तराई का क्षेत्र है, यह वाला जो क्षेत्र है ये शिवालिक के पर्वतीय पद का क्षेत्र है अर्थात उसके फुट हिल्स का क्षेत्र है और यह वाला जो क्षेत्र है यह विंध्या के कैमूर श्रृंखला का विस्तार है और यह इसकी पठारी भूमि की संकीर्ण भूमि का क्षेत्र है। अब इस बात की तुलना आप वहां से कर लीजिए जहां पे हमने बिहार के भौतिक विभाजन का अध्ययन करा था। जब हम बिहार के भौतिक विभाजन का अध्ययन कर रहे हैं तो हमको वहां पे तीन मुख्य विभाजन देखने को मिलते हैं, जिसमें दक्षिण की ओर पठारी एक संकीर्ण भूमि पट्टी क्षेत्र मिलता है और यहीं पर हमारे पास आर्द्र पतझड़ वन अधिक संख्या में घनत्व के साथ मिलते हैं। इसके ऊपर हमको मिलता है शिवालिक का क्षेत्र जहां पे हमारे पास सोमेश्वर श्रृंखला चल रही है और यह है हमारे पास तराई का क्षेत्र जो हमारा शिवालिक है उसके पर्वतीय पद का क्षेत्र यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमको मिलते हैं आर्द्र पतझड़ वन अर्थात यहाँ पे जो नमी है, जो मॉइस्चर है वो तुलनात्मक रूप से अधिक है। मध्य का हमको मिलता है वन विहीन क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर शुष्क विहार और बाढ़ग्रस्त विहार हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और इसके साथ ही शुष्क पतझड़ वन के क्षेत्र में हमको ये पूरा का पूरा क्षेत्र मिलता है। और अगर हम इस क्षेत्र की बात करेंगे तो ये हमारे पास कोसी और महानंदा के बीच का क्षेत्र हो जाता है, जबकि यहाँ पे हमारे पास अंग के मैदानों का एक बृहद क्षेत्र देखने को मिल जाता है। अब अगर हम इस क्षेत्र को बिहार के पॉलिटिकल मैप पर उतारते हैं तो मुझको ये पता लग गया कि जो पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र है और जो कैमूर का क्षेत्र है इसके साथ ही हमारे पास कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, यहाँ पे हमारे पास आर्द्र पतझड़ वन का क्षेत्र मिलता है। ये हमारा पश्चिमी चंपारण और ये हमारा सीतामढ़ी और मधुबनी का क्षेत्र है जहाँ पे हमारे पास तराई का क्षेत्र बिहार के अंदर मिल जाता है और यहाँ पे भी हमारे पास वनों का जो घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक मिल जाता है। अब अगर हम इस क्षेत्र की बात करते हैं, इस वाले क्षेत्र की, तो यह वन विहीन क्षेत्र है। यदि गंगा जी बीच में से होकर निकलती है तो यानी कि उत्तरी बिहार का मैदान है और ये दक्षिणी बिहार का मैदान है, यानी कि पटना का हमारा क्षेत्र ऐसा आता है जो बिहार के भौतिक विभाजन में और वन स्थिति की अनुपात के
तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर हमको एक वन विहीन क्षेत्र यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद यदि हम इस क्षेत्र की तुलना करते हैं तो मधुबनी सुपौल हो गया और ये हमारे पास किशनगंज हो गया है। अब हम किशनगंज को यहाँ पाते हैं कि किशनगंज में भले ही हमारे पास एक ऐसा जिला है जहाँ पर हमारे पास सर्वाधिक वर्षा अनुपात या औसत वार्षिक वर्षा अनुपात हमारे पास बिहार में मिलता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास आर्द्र पतझड़ वन नहीं मिल रहे हैं, हमारे पास शुष्क पतझड़ वन मिल रहे हैं। तो ये संकेत देता है कि वर्षा की जो त्वरितता है या जो तीव्रता है वो एक समय पट्टी के अनुसार है, या कि कम समय में यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक का वर्षा अनुपात हमको वार्षिक स्तर पे मिल जाता है, यानी कि कम समय में अधिक वर्षा हो रही है। तो कम समय में अधिक वर्षा होने का कारण ये है कि ये वही मानसूनी क्षेत्र है जहाँ पर ये अधिक वर्षा को रिसीव करता है और इस आधार पर इसका जो वार्षिक औसत है वो 200 सेंटीमीटर या 205 सेंटीमीटर के निकट आ जाता है। लेकिन अगर हम वर्ष भर के औसत के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पे जो वनों का विस्तार होता है वह शुष्क पतझड़ वनों के रूप में यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी बेल्ट में यहाँ पर तो हमको वन मिलता ही नहीं है। ऊपर की तरफ उत्तर में और नीचे की ओर दक्षिण में हमको आर्द्र पतझड़ वन मिलते हैं, और जबकि यदि हम बिहार के उत्तरी पूर्वी मैदान की बात करें या बिहार के दक्षिणी पूर्वी मैदान की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको शुष्क पतझड़ वन मिलते हैं। इस वाले क्षेत्र में यह वाला जो क्षेत्र है यह सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है बिहार का। यह वाला जो क्षेत्र होता है सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है जहां पर कोसी अपना तांडव यहाँ पर आकर करती हैं, और यहीं पर हमको जो मेजॉरिटी वन मिल रहे हैं वह शुष्क पतझड़ वन के रूप में यहाँ पर हमको मिलता है। तो इस प्रकार से अगर हम बिहार के भौतिक विभाजन और उसके मानचित्र विभाजन का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, और यहाँ पर हम तुलनात्मक अध्ययन वनों की स्थिति के आधार पर उनकी सघनता के आधार पर करते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा मानसिक मानचित्र निकल कर आता है। अब अगर हम इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं और अगली स्लाइड की ओर चलते हैं तो हम पाते हैं कि 100 आर्द्र पर्णपाती वन, तो हम देखते हैं कि जो आर्द्र पर्णपाती वन है उसमें जो वर्षा का औसत है वो 120 से 200 सेंटीमीटर के मध्य हमको मिलता है। मध्य औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं। अब किशनगंज को हमने कहा कि इसकी जो वार्षिक औसत वर्षा है ये तो 205 से ऊपर जा रही है या 205 के निकट जा रही है, तब भी यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन क्यों मिल रहे हैं? तो क्योंकि एक निश्चित समय में एक कम समय अवधि में यहाँ पे वर्षा का औसत अधिक हो जाता है, तो वार्षिक औसत वर्षा तो अधिक हो जाएगा, लेकिन अगर हम मानसून के समय में देखें तो वार्षिक औसत वर्षा 205 से बहुत अधिक हो जाता है, जो वर्ष के औसत को ऊपर की ओर बढ़ा देता है। बिहार के कुल क्षेत्रफल में जो वन का क्षेत्रफल है, बिहार के कुल वन क्षेत्र का 80 से 90%, यानी कि बिहार में जो भी कुल वन का क्षेत्र है उसका 80 से 90% जो है वो आर्द्र पर्णपाती वन के रूप में हमको मिलता है। किस रूप में? आर्द्र पर्णपाती वन के रूप में हमको मिलता है। तो हम इसको यहाँ पे समझ सकते हैं कि आर्द्र पर्णपाती वन के रूप में हमको ये क्षेत्र मिल गया। तो अर्थात यह वाला क्षेत्र, यह वाला क्षेत्र, यह वाला क्षेत्र, यह पूरा का पूरा क्षेत्र, यह वाला क्षेत्र और यह वाला क्षेत्र, अगर हम तुलना देखते हैं कि यहाँ पे तो हमको वन विहीन बिहार मिलता है, तो वन जो हमको मिलते हैं वो बिहार के दक्षिण पूर्व में और बिहार के उत्तर पूर्व में और बिहार के दक्षिण पूर्व में हमको मिलते हैं। इसके साथ ही पठारी भूमि क्षेत्र में बिहार के दक्षिण की तरफ हमको वन मिलते हैं, यानी कि 50% से ऊपर का जो बिहार का कुल क्षेत्रफल है वहां पर वन हमको मिलते ही नहीं है। तो लगभग 40% क्षेत्र में जिसमें हमको वन मिलते हैं उसमें से भी 80 से 90% जो क्षेत्र होता है वह आर्द्र पतझड़ वन यानी कि मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट कवर करके आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो मेजॉरिटी बिहार के वन क्षेत्र में किसकी है? तो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट अर्थात आर्द्र पर्णपाती वन की है। डेसिडुअस अर्थात जो मौसम या सीजन के अनुसार अपने पतझड़ करते हैं, और आर्द्र यानी कि यहाँ पे वर्षा का औसत अधिक है। जब वर्षा का औसत अधिक हो जाता है तो वनस्पति भी अपने आप में सघन हो जाती है। तो बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आता है सोमेश्वर तथा दून श्रेणी के वन। तो पहला कौन सा आता है? सोमेश्वर तथा दून श्रेणी के वन। अब ये सोमेश्वर और दून श्रेणी हमने कहा देखी, तो जब हम बिहार के भौतिक विभाजन वाले लेक्चर्स पे जाएंगे तो हमको मिलता है पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के तलछटी वाले क्षेत्र में, अर्थात शिवालिक के गिरिपद पर्वतीय क्षेत्र में हमको ये मिलती है सोमेश्वर श्रेणी, और दून श्रेणी में हमको वही मिलती है। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण, और पश्चिम चंपारण का है तो बिहार का पश्चिम चंपारण ये रहा कि उत्तरी भाग में है। इस वन में साल, शीशम, खैर, सीमन इत्यादि के वृक्ष हमको मिलते हैं। तो ये 4 वृक्ष हमारे पास मुख्य रूप से आ जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक मुख्यपूर्ण हो जाता है हमारे पास साल और शीशम के पेड़ हमको मिल जाते हैं। पेड़ों की औसत ऊंचाई 25 मीटर के लगभग यहाँ पे चली जाती है, क्योंकि वर्षा अधिक है और क्लाइमेट जो जलवायु वो है भी हमारे पास सुगम है, इसलिए पेड़ों की ऊंचाई 25 मीटर तक ऊपर चली जाती है। यहाँ सवई घास और नरकट घास हमको मिल जाती है, और बिहार में सवई घास और नरकट घास की जो उपलब्धता है वो सामान्य रूप से हमको यहाँ पर मिल जाती है। इस प्रकार के वन का विस्तार 917 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है।
इस प्रकार के वन का विस्तार कहाँ है, 917 किलोमीटर के क्षेत्र में है। तो यानी कि 917 किलोमीटर के क्षेत्र में है। तो अगर हम इस बात की बात करते हैं तो ये हमारे पास 917 किलोमीटर का कुल एक क्षेत्र निकल कर आ जाता है, जहां पर हमारे पास कुल 917 किलोमीटर का एक क्षेत्र निकल कर आ जाता है, जहां पर इनका विस्तार हमको देखने को मिलता है। आगे की ओर बात करते हैं। जब आगे की ओर बात करते हैं तो हमको पता चला तराई के जंगल और घास के क्षेत्र। अब देखिए, तराई के जंगल और घास के क्षेत्र, तो ये रहे हमारे पास तराई के जंगल और घास के क्षेत्र। कौन सा वाला, ये वाला, ये रहा हमारे पास तराई का जंगल और घास का क्षेत्र। तो एक्चुअली इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है, तराई का जंगल और घास का क्षेत्र, और यहीं पर हमारे पास बागों की उपलब्धता भी मिल जाती है। तो तराई का जंगल और घास का क्षेत्र, जिसमें जस्ट अ मिनट, तराई का जंगल और घास का क्षेत्र, इस तराई के जंगल और घास के क्षेत्र में यह वन पश्चिमी चंपारण, कटिहार, अररिया आदि जिलों के नम तराई भागों में उपस्थित होते हैं। यहाँ अब ध्यान दीजिए, यह वन पश्चिमी चंपारण, तो ये रहा अपना पश्चिमी चंपारण। फिर आ जाता है हमारे पास कटिहार, ये रहा हमारे पास कटिहार। फिर आ जाता है हमारे पास अररिया, और अररिया हमारे पास कहाँ है, अररिया यही पता था ना हमारे पास, ये रहा हमारे पास अररिया। अररिया आदि जिलों के नम तराई भागों में उपस्थित होते हैं। तो अब इस पे ध्यान दीजिए, ये रहा हमारे पास नम तराई भागों में, और ये तराई का क्षेत्र हमको कहाँ मिलेगा, तो तराई का क्षेत्र हमको उन क्षेत्रों में मिलेगा जो हम शिवालिक से उतर के नीचे मैदानी क्षेत्र की ओर आते हैं। तो बीच में जो ट्रांजिशन हमारे पास क्षेत्र है, हम उसको तराई का क्षेत्र यहाँ पर बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी वनस्पति मिलेगी, बांस मिलेगी, सवई घास मिलेगी, नरकट मिलेगी, मोथा मिलेगी, इत्यादि हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। कौन से, तराई के क्षेत्र में। अब दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वन, और हमने कहा था दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वन हमको कहाँ मिलेंगे, तो दक्षिण के उष्णकटिबंध हमको इस संकीर्ण भूमि पट्टी क्षेत्र में मिलेंगे, जो कि पठारीय भूमि का संकीर्ण भूमि पट्टी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हमको दक्षिण के कटिबंधीय वन मिलेंगे, उष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो शब्द आ गया है ये उष्ण कटिबंधीय शब्द आ गया है, अर्थात हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से बाहर निकल गए हैं। और जब उष्ण कटिबंधीय की बात करेंगे तो हमारे पास उष्ण कटिबंध में यह इक्वेटर से 10 डिग्री ऊपर का क्षेत्र हमको मिल जाता है, और उसके बाद जो विषुवतीय क्षेत्र होता है उसके बाद हमारे पास उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मिलता है। अगर हम इसको क्लाइमेटोलॉजी के बेस में डिफाइन करते हैं, अगर हम हीट जोन तापीय क्षेत्र में इसको विभाजन करते हैं, तो इसका जो हमको क्रम मिलता है वह हमको पास इक्वेटर से लेकर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य मिलता है। हम जानते हैं कि जो कर्क रेखा है वो भारत को बिल्कुल मध्य से काटती हुई निकलती है। उस मध्य से काटती हुई निकलती क्षेत्र के आसपास ही हमको यह उष्ण कटिबंधीय वन मिल जाते हैं। यह वन बांका, तो बांका कहाँ है, ये रहा, यानी कि बिहार की जो दक्षिण पश्चिमी भूमि क्षेत्र है उस पर हमारे पास ये बांका का क्षेत्र मिल जाता है। बांका, लखीसराय, लखीसराय हमारे पास कहाँ है, तो लखीसराय हमारे पास ये रहा, ठीक बांका से लगा हुआ हमारे पास लखीसराय है। फिर हमारे पास किऊल, मुंगेर, मुंगेर हमारे पास कहाँ है, ये रहा, और जो किऊल है वो हमारे पास नदी क्षेत्र मिलता है एक प्रकार से। तो बांका, लखीसराय, मुंगेर, तो ये वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र मिलता है, ये इस वाले क्षेत्र में हमको यहाँ पर मिलते हैं। पिलाई चट्टान के क्षेत्र में बांस तथा लेटराइट क्षेत्र में साल वृक्ष का विकास हमको देखने को मिलता है। और लेटराइट जो शब्द है वो निकल के आ रहा है मिट्टी की उपलब्धता से। तो जहाँ पे हमारे पास लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र मिलता है वहीं पर हमारे पास साल वृक्ष का विकास देखने को मिलता है। महुआ, कुसुम, तिलई, हरण, हरा, गुलहर, असान, भौंता, खैर, अमलतास, गमहार, करंज, केंदु आदि के वृक्ष हमको यहाँ पे इस क्षेत्र में मिल जाते हैं। कौन से क्षेत्र में, बांका, मुंगेर और अपना लखीसराय। और यहीं पर हमारे पास हमने देखा था कि जब बिहार का भौतिक विभाजन कर रहे थे तो वहां पे हमको नदी मिली थी, कौन सी, किऊल रिवर। और जो किऊल नदी मिली थी उसी के पास हमारे पास अंग के मैदान थे, तो अंग के मैदान हो गए। फिर हमारे पास हमने देखा था कि हमारे पास राजमहल की पहाड़ियों का एक औसत यहाँ पे निकल के आया था, और खड़गपुर की पहाड़ियां भी हमको यहीं इसी क्षेत्र में मिल रही हैं। तो उन पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र में हमारे पास ये उष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं। अर्थात उष्ण कटिबंध हमको बिहार के भौतिक विभाजन में जो दक्षिण पठारी भूमि का एक संकीर्ण भूमि पट्टी क्षेत्र है वहां पर हमको यह वन मिल जाते हैं। यहाँ पे बस इस शब्दों का आप ध्यान रखिएगा, उष्ण अर्थात हीट है, गर्मी बहुत अधिक है, अर्थात कर्क रेखा का जो क्षेत्र भारत में पड़ता है उस कर्क रेखा के पास का ये क्षेत्र अपने आप में हो जाता है। आगे देखते हैं,
आगे क्या है, शुष्क पर्णपाती वन। अब ये शुष्क पर्णपाती वन हमको कहाँ मिलते हैं, तो शुष्क पर्णपाती वन के लिए जो औसत वर्षा मिलती है वो हमको 120 सेंटीमीटर मिल जाती है। ऐसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं। यह वन अधिक घने नहीं होते हैं और अधिक घने केवल ना होने का केवल और केवल एक कारण है, क्योंकि वर्षा का औसत कम है। जितनी वर्षा कम होती है उतनी वनस्पति कम सघन होना प्रारंभ कर देती है। अर्थात इन वनों में वृक्षों के मध्य अत्यधिक अंतराल होता है। अर्थात अगर आप इस वन क्षेत्र में जाएंगे तो आपको छाया भी मिलेगी 3 से 4 कदमों की, और 3 से 4 कदमों की आपको धूप भी आती मिलेगी। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आप पेड़ के नीचे रहना चाहते हैं या छांव के नीचे रहना, पेड़ के नीचे रहना चाहते हैं या सर्दियों के समय आप धूप के नीचे रहना चाहते हैं। तो दोनों की उपलब्धता आपको इस क्षेत्र में इस प्रकार के वनों में हो जाती है। तो यहाँ पे हमको कौन कौन से प्रमुख वृक्ष मिलते हैं, अगर प्रमुख वृक्ष की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको जो प्रमुख वृक्ष मिलते हैं उसमें हमको मिलता है एक शीशम, एक महुआ, एक खैर, एक पलाश, आसन, आंवला, अमलतास, आबनूस। ये एक इंपॉर्टेंट वृक्ष है और ये इंपॉर्टेंट वृक्ष हमको इसी क्षेत्र में मिलता है। अर्थात आबनूस जो है वो शुष्क पर्णपाती वन का एक पौधा या वृक्ष होता है। पौधा अर्थात वनस्पति होती है। आदि जैसे वृक्ष तथा सेवई, मूंज, दूब, मोथा आदि जैसे घास व झाड़ियां भी हमको यहाँ मिल जाती हैं। अब देखिए, अगर हम आद्य पर्णपाती वन की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास घास और झाड़ियों की जो चर्चा जो थी वो ना के बराबर थी, यानी कि है थी ही नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास घास और झाड़ियाँ मिल जाती। घास और झाड़ियाँ हमको वही मिलेंगी जहाँ पे हमारे पास औसत और वार्षिक औसत वर्षा जो है वो घटते हुए क्रम में मिलती है, क्योंकि वनस्पति का एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में जिस क्षेत्र में वर्षा वाले मेघ प्रवेश करते हैं वहाँ के प्रारंभिक क्षेत्र में हमको सघन वन मिलेंगे, फिर कम सघन वन मिलेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे वर्षा की उपलब्धता कम होती चली जाएगी वैसे हमारे पास घास झाड़ी और अंत में हमको मरुस्थल का क्षेत्र मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास घास और झाड़ियों का क्षेत्र मिलता है। अर्थात 100 सेंटीमीटर से भी एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पे हमारे पास 100 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा घटते घटते 40 से 50 या 50 से 25 के मध्य में एक औसत एवरेज पर यहाँ पे हमें वर्षा उपलब्ध हो रही है। बिहार में ये वन मुख्यतः कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, नवादा, मुक्की, शेखपुरा, बांका जिलों के पठारी क्षेत्र के साथ साथ मैदानी भागों में भी मिल जाते हैं। तो जब हम इनको आइडेंटिफाइड करते हैं तो वो कह रहे हैं कि मैदानी भागों में मिल जाते हैं, तो एक्चुअली यह वन हमको यहाँ मिलते हैं। तो रोहतास में हमारा यह क्षेत्र हमको मिल गया, तो ये रोहतास का मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर ये वन हमको यहाँ मिलेंगे पठारी क्षेत्र की संकीर्ण भूमि के क्षेत्र पर। तो इन वन की उपलब्धता हमारे पास इस क्षेत्र में यहाँ पर इसके मानचित्र के अनुसार और बिहार के भौतिक विभाजन को ध्यान में रखकर यहाँ पर हमको मिल जाती है। आगे की ओर बात करते हैं। तो बिहार में जो वन स्थिति थी, इंडियन फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 2021 के अनुसार विवरण में अत्यधिक सघन वन क्षेत्रफल में 333.42 वर्ग किलोमीटर के हैं। यह कुल क्षेत्रफल का 0.35% हो जाता है। जस्ट अ मिनट, ये 0.35% हो जाता है यहाँ पर। ओके, फिर मध्यम सघन वन 3.49% और खुले वन हमारे पास मिल जाते हैं 4%। तो जैसे हम सघन से कम सघन की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे सघनता घटती चली जाती है, लेकिन उनका क्षेत्र प्रतिशत यहाँ पे बढ़ता चला रहा है। और इस प्रकार से कुल वन आवरण यानी अर्थात वन का जो आवरण क्षेत्रफल है वो 7,380 वर्ग किलोमीटर का है, और यह कुल प्रतिशत जो है वो 7.84% है। इसके बाद झाड़ी क्षेत्र हमको मिल जाएगा 0.025%, और गैर वन क्षेत्र में हमारे पास जो मिल जाता है वो मिल जाता है 91.91%। और इस प्रकार से भौगोलिक क्षेत्र जो हो जाता है वो 94,163 किलोमीटर के क्षेत्रफल में हमको ये पूरा का पूरा कालक्रम देखने को, विस्तार जो हमको है बिहार का देखने को मिल जाता है। अगर हम राष्ट्रीय वन आवरण के साथ बिहार की तुलना करते हैं तो वन क्षेत्र के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में कुल वन आवरण राष्ट्रीय स्तर पर 21.71% है। बिहार में ये लगभग इसका 1/3 है। भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में कुल वृक्ष आवरण तो 2.91% है, और बिहार में यह फिर से राष्ट्रीय औसत से कम होकर चले जाता है, 2.5% पर आ जाता है। वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित कुल क्षेत्रफल जो है तो राष्ट्रीय स्तर पर 24.62% है और बिहार में 10.33% आ जाता है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार से हमने जनसंख्या के आंकड़े देखे, हमने शिक्षा के आंकड़े देखे थे, हमने स्वास्थ्य के आंकड़े देखे थे, अब हम वनों के आंकड़े देख रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर से हर स्तर पर बिहार के आंकड़े नीचे की ओर आते चले आ रहे हैं। अर्थात सामाजिक संरचना, भौगोलिक व्यवस्था के आधार पर और वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था
जो हमको देखने को समझने को मिलता है, उससे हमारा दृष्टि जो है वो सही समझ में आ रही है कि अभी तक लगभग अपने प्रयासों में असफल रहे हैं या प्रयास ही मन के साथ नहीं किए गए हैं। अगर इन आंकड़ों का हम अध्ययन पिछले कुछ लेक्चर्स की सीरीज के साथ और विस्तार पूर्वक करते हैं तो पता लगता है कि बिहार में भौगोलिक स्थिति के आधार पर, सामाजिक स्थिति के आधार पर, राजनीतिक स्थिति के आधार पर, सामाजिक परिवेश के आधार पर हमको बहुत सारी विषमताएं देखने और समझने को मिलती हैं। बनिस्पत इसके कि प्रकृति ने बिहार को बहुत अच्छे भौगोलिक क्षेत्र के साथ एक उपजाऊ भूमि क्षेत्र दी है, जहां पर वो अपनी प्राइमरी सेक्टर की एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकता है, अपने पर्यटन के उद्योग को डेवलप कर सकता है। लेकिन क्या कारण है कि हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो अन्य आंकड़ों के साथ अन्य वन आंकड़ों को भी हम देखते हैं तो बिहार का एक समक्ष मानचित्र हम लोगों के सामने निकल कर आता है और ये पूरा का पूरा मानचित्र बताता है कि हाँ, कुछ चिंता वाली स्थिति हम लोगों के सामने है। अगले नेक्स्ट लेक्चर में किसी और आंकड़े के साथ आप लोगों के साथ मिलता हूं और संभवतः इसी वन के क्षेत्र में अब वन्य जीवन को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।